ऐसी दुर्घटनाएं लगातार होती हैं, आक्रोश फूटता है, लगता है कि अब की बार कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ समय के बाद सब आम हो जाता है। सब लोग भूल जाते हैं, याद रखते हैं तो सिर्फ वे जो पीड़ित होते हैं। इससे पीड़ित होता है वह सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। वही मरते हैं, उनका ही हत्याकांड होता है, उनके ही बहन बच्ची पर सामूहिक बलात्कार होते हैं। इसलिए अपनी और अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन करने का बीड़ा आम आदमी को ही उठाना है। मैं सुनील शिंदे, स्वतंत्र भारत का एक आम आदमी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य श्री अन्ना हजारे जी के चरित्र जैसा साफ है। इसलिए अन्ना जी की सौगंध खाकर मैंने बीड़ा उठाया है कि भविष्य में तो ऐसी भीषण घटना न घटे। उसकी हकीकत नोसेल लिमिटेड में अत्यंत विस्फोटक, ज्वलनशील और जहरीले रसायन और गैसेस का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में गैर कानूनी तरीके से किया जाता है। इस रसायनों और गैसों का इस्तेमाल अति उच्च दाब, अति उच्च तापमान पर किया जाता है। इस उत्पादन की विश्व से बड़ी मांग बढ़ने के कारण जहां 2 प्लांट थे, वहां 14 से 15 प्लांट भीड़ भाड़ में खड़े किए गए। उनमें सुरक्षा जगह न के बराबर है। ऐसे ही खतरनाक रसायन और गैसों का संग्रह बड़ी ही लापरवाही से भारी मात्रा में किया जाता है। इस वजह से टैंकर्स, ट्रॉलीज, कंटेनर्स, ट्रक्स, टेम्पोज इत्यादि का आना जाना बड़ी मात्रा में होता है। उससे आपातकालीन मार्ग पर रुकावटें होती हैं। इस रुकावटें की वजह से आपातकालीन समय पर दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस की मदद न मिलने से छोटी सी घटना भीषण दुर्घटना का रूप लेकर बड़ी मात्रा में जनहानि, पर्यावरण हानि करेगी। इसलिए इस गंभीर रुकावट की समस्या का हल तत्काल निकालने के लिए मैंने कई साल तक हर संभव प्रयास किए। जो हो रहा है वह कैसे गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, ये सिद्ध करने के लिए मैंने RTI के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सूचना आयोग तक अपील की। तभी भी जानकारी दी नहीं गई। इसी कंपनी में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है। ये विस्फोटक हाइड्रोजन गैस पहले बगल के कंपनी से पाइपलाइन द्वारा आता था। वह कंपनी बंद होने के कारण सिलेंडर ट्रॉली से आता है। इस कंपनी को केवल 300 सिलेंडर की अनुमति होते हुए भी 6 से 7 हजार सिलेंडर को गैर कानूनी तरीके से लाया जाता है। इसी विस्फोटक हाइड्रोजन गैस का भंडारण यानी स्टोरेज करने की अनुमति न होते हुए भी 2 महाकाय बुलेट में गैर कानूनी तरीके से भंडारण करते हैं। इसकी मालवाहक ट्रॉलीज गैर कानूनी तरीके से आवागमन करती है। सार्वजनिक जगह पर बड़ी मात्रा में खड़ा करके भयंकर दुर्घटना को न्योता दे रही है। कई बार ये विस्फोटक हाइड्रोजन गैस की गाड़ियां सार्वजनिक रास्ते पर लावारिस खड़े रहते हैं, जहां पर चाय और पान बीड़ी की दुकानें कई हैं, जिनसे झट से आग पकड़ के बड़ा धमाका अटल है। इसी गांभीर्य पर मैंने पुलिस महकमे और इससे संबंधित सारे सरकारी महकमों को कई बार सबूतों के साथ कई माध्यमों से शिकायत की। अत्यंत जहरीले एनिलीन रसायन स्टोरेज टैंक के बॉटम फ्लंज के नट बोल्ट्स जंग लगे हुए होने पर भी उसकी मरम्मत में पूरी लापरवाही बरती गई, जिसके कारण एक दिन उसके नट बोल्ट टूट गए और अति जहरीले 40 टन एनिलीन रसायन जमीन पर बह गया और नीचे
बांध की मरम्मत कई सालों से न होने के कारण अति जहरीला 40 टन एनिलीन रसायन जमीन में जाने के कारण भयंकर पर्यावरण हानि तो हुई ही, और इससे आसपास के ग्रामीण इलाकों के बोरवेल कुएं का पानी जहरीला हो जाने के कारण वहां बड़ी जान हानि होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी कंपनी में कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 जो रसायन वातावरण में आते ही झट से आग पकड़ के बड़ा धमाका करता है। ये कार्बन डाइसल्फाइड जिसके भंडारण के लिए 50% कार्बन डाइसल्फाइड और 50% पानी ही भंडारण का सुरक्षित तरीका है, पर ये लोग ज्यादा रसायन भंडारण करने के चक्कर में मान्य तरीके से कई गुना ज्यादा भंडारण करने के कारण टैंक में ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से बड़ा धमाका हो गया, जिसके कारण उस महाकाय टैंक का निचला हिस्सा जमीन से उखड़कर बुरी तरह से तितर बितर हो गया। भगवान की दया से ये धमाका आग में परिवर्तित नहीं हुआ, नहीं तो प्लांट में मौजूद अवैध रसायन और गैस के भंडार में आग पकड़ता, जिससे भयानक प्राणघाती अति जहरीला गैस बहुत ही बड़ी मात्रा में पैदा होती। कंजेस्टेड प्लांट और मौजूद आपातकालीन रुकावटें इस घटना को इतना भयंकर बना देती कि इससे भोपाल दुर्घटना से भी बहुत भयंकर दुर्घटना घटती थी, जिससे 2 से 3 लाख मनुष्यों की हानि होती, 5 से 6 लाख मनुष्य बाधित होते, संपूर्ण नवी मुंबई में मौत का मंजर होता। भोपाल घटना से हम कुछ सबक नहीं सीखे, वापस दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार सभी माध्यमों से इस घटना को हत्याकांड का करार देते, इनके गुनहगार को सजा दो, फांसी दो, ऐसा आक्रोश का आंदोलन चलता था। इस भयंकर परिस्थिति और मानसिकता पर कामगार समाज को सावधान करने, दक्षता लेने, उपाय योजना करने, संबंधित विभाग से कार्रवाई कराने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद मैंने कामगार और समाज में दक्षता, सतर्कता, उपाय योजना करने के लिए 2 महीने पहले संबंधित विभाग से कानूनी अनुमति की मांग करके महत्वपूर्ण अवसर पर कई बार जन जागरण अभियान करने का प्रयास किया। विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर मैंने कंपनी के परिसर में बैनर्स, पत्रक लगाए, तो नौसिल कंपनी के प्रबंधक श्रीमान चक्रवर्ती ने मेरे लगाए हुए पत्रक फाड़े, मुझे मारने की धमकी दी। मैंने पुलिस या म्युनिसिपैलिटी को बुलाने की बात उठाई, तभी भी मेरे बैनर्स फाड़ के कंपनी के अंदर लेके गए। तो नहीं तो म्युनिसिपैलिटी को बुलाओ ना आप, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, पुलिस को नहीं तो म्युनिसिपैलिटी को बुलाओ ना। भोपाल दुर्घटना से भी भीषण दूसरी दुर्घटना नवी मुंबई में न हो, इसलिए समाज में दक्षता, सतर्कता, उपाय योजना करने के लिए मैंने अपने देश का स्वतंत्र दिन 15 अगस्त के अवसर पर गांव के चौराहे पर बैनर्स लगाए। उन बैनर्स पर अपने देश का तिरंगा था, नौसिल कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं था, जबकि उस बैनर्स पर अपने देश का तिरंगा रहते हुए भी वह बैनर्स नौसिल कंपनी के प्रबंधकों ने फाड़ा, अपना तिरंगा का अपमान किया। इस नौसिल कंपनी के प्रबंधकों का संगीन अपराध के बारे में मैंने शिकायत करने के लिए तुर्बे पुलिस थाने में गया, तो मैं 15 अगस्त पर जन जागृति कर रहा हूं, इसलिए मुझे 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। सुनील शिंदे आहेत, त्यांना आम्ही ताब्यात घेत आहोत। हे उलिसाला 15 ऑगस्टच्या दिवशी सभा घेणार आहे।
कौन बचाएगा मेरे देश को, ये शीर्षक को डालकर वैसे बैनर्स लगाकर 22 अगस्त को मैंने गांव के चौराहे पर जन जागृति का आयोजन किया। तो उस वक्त कई सारे पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी वहां पर आए और वहां जमा लोगों को भगाया और मेरे लगाए बैनर्स को निकालने के लिए नौसेल प्रबंधक को साथ दिया। कई कंपनी की वजह से नवी मुंबई के लोगों का आरोग्य धोखे में है, क्योंकि प्रदूषण विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये न्यूज एक जागरूक पत्रकार ने न्यूज़पेपर में प्रसिद्ध की थी। इसमें नोसेल कंपनी का भी नाम था। इस न्यूज़पेपर के कटिंग को लेकर किसके पेट पर लात ना आए, किसी की जाने न जाए, पर्यावरण का विनाश न हो, इसलिए परिसर के नागरिक को लेकर अन्ना जी को मिलकर इस बात पर जनहित याचिका दर्ज करने के लिए मैंने बैनर गांव के चौराहे पर लगाया, पर वह बैनर भी नौसेल के प्रबंधकों ने फाड़ा। मैंने वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें 40 से 50 पत्रकार मौजूद थे। उधर पता चला कि नौसेल कंपनी के प्रबंधकों ने उन पत्रकारों पर भी मानहानि का नोटिस भेजकर धमकाया था। इसलिए जो भयंकर परिस्थिति पर आवाज उठनी थी वह दब गई। मैंने 26/11/2010 को डेडली प्रेशराइज हाइड्रोजन गैस की ट्रॉली नंबर MHO4H1833 के ड्राइवर के पास डेडली प्रेशराइज हाइड्रोजन गैस का ट्रांसपोर्ट करने का संबंधित विभाग का लाइसेंस नहीं था। उसी जगह पर कई सारी विस्फोटक गैसेस, रसायनों टैंकर्स, ट्रॉलीज बड़ी ही मात्रा में थी। इस गैर कानूनी बात को लेकर मैंने 100 पर फोन करके शिकायत की। किसी ने इस पर कार्रवाई न करने पर ड्राइवर को लेकर तुर्भे पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात पर FIR दर्ज करने की मांग की। मेरी FIR दर्ज करने के लिए मैंने नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने भी FIR दर्ज करने की मांग को जानबूझकर नजरअंदाज किया। वही पुलिस आयुक्त ने आतंकवादी हमले के बारे में नवी मुंबई में जन जागृति का आयोजन किया। उस वक्त मैंने टैंकर्स के ड्राइवर्स बनकर आतंकवादी अपने देश पर हमला करने के फिराक में हैं। आतंकवादी हमले के मानसिकता को लेकर सार्वजनिक जगह पर विस्फोटक गैसें, रसायनों के टैंकर्स, ट्रॉली से बड़ी ही मात्रा में गैर कानूनी खड़ा रहना देश विद्रोही कृत्य को न्योता देना है। इस बात का 26/11/2010 का FIR दर्ज करने की मांग फिर से उठाई। तभी भी मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। इसे लेकर नीचे के स्तर से अपने देश के सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदय तक सभी सबूतों के साथ कई बार कई माध्यमों से शिकायतें की, लेकिन 26/11/2010 का FIR दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद भी भयंकर परिस्थिति पर तत्काल कार्रवाई हो और कामगारों में छाई हुई दहशत को हटाने के लिए समाज तक जन जागरण के माध्यम से पहुंचने के लिए पुलिस विभाग का सहयोग मिलने की मांग को लेकर मैंने महाराष्ट्र राज्य के मंत्री के लोकशाही दिन पर उपस्थित रहने के लिए कई महीनों तक अनुमति मांगी। इस बात को लेकर मैंने आजाद मैदान में अनशन भी किया। वापस मैं DCP श्री कराड़ से मिला तो उन्होंने तुर्भे PI को मिलने को कहा। इसलिए मैंने 31/7/2012 को सीनियर PIG को मिलकर कायदे कानून का जो उल्लंघन हो रहा है इसके बारे में सभी दस्तावेज, सभी फोटो, वीडियो दिखाकर FIR दर्ज करने की मांग की थी। उस पर भी FIR दर्ज नहीं किया गया। आपल्या देशावर आतंकवादी हल्ले होणार अशी आपल्या पेपरमध्ये न्यूज आली। त्यानंतर सुद्धा निष्काळजीपणा तक्रारी करून सुद्धा मॅनेजमेंटनं दुर्लक्ष केलं किंवा अदर डिपार्टमेंटने तुमच्याकडे दुर्लक्ष केलं। आता घेतो सांगितलेलं आहे। मग कधी घेणार ते मला सांगा। सांगतो ना तुम्हाला। ठीक आहे, कसं सांगू?
कधीही सांगतो तुम्हाला, तुमच्याकडे फोन आहे, माझ्याकडे ईमेल आहे. इसके बाद भी नीचे के स्तर से लेकर अपने देश के सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदय तक लिंक भेजकर एफआईआर दर्ज करने की कई महीनों तक मांग की थी. तभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, गैर कानूनी कृत्य बंद नहीं हुआ, जन जागृति के लिए अनुमति नहीं दी गई. एफआईआर दाखल करून घेणं हा पण एफआयआरचा बद्दल माहिती नाही, तुम्ही पोलीस ऑफिसर आहात ना. एफआयआर दाखल करून घेणं हा कायदेशीर आहे ना. 31/7 नंतर मी जेव्हा तुम्हाला सगळं दाखवलं इथेच, तेव्हा त्याच्यानंतर एफआयआर दाखल करून घेतली नाही. प्लस त्याच्यानंतर तुम्ही पण तिथे बेकायदेशीर कृत्य बंद करत नाही, तर मी जनजागृती करतोय, त्याला पण परमिशन देतोय, तुम्ही अशा हे करतात. वरिष्ठांनी सांगितलं बंद कर, मला काय बोलायचं नाही, मी बोलणार नाही, ते बंद केल्याशिवाय मी बोलणार नाही, कुठं जायचं जाऊ. नोसिल कंपनी की एक शाखा गुजरात के दहेज गांव में है और गुजरात के विकास की राजनीति के कारण वहां पर सुरक्षा और पर्यावरण के नियमों को नजरअंदाज किया जाता है. इससे महाराष्ट्र के नवी मुंबई में या गुजरात के दहेज गांव में बड़ी दुर्घटना अटल है. लाखों जान, पर्यावरण हानि, आतंकवादी हमला अटल है. घटी दुर्घटना के जिम्मेदार को बचाने के लिए राजनेता उद्योगपति से मोटी रकम वसूलेंगे. दुर्घटना पीड़ितों को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि में भी भ्रष्टाचार करेंगे और चैप्टर केस के साजिश से मुझे दोषी ठहरा के मुझे बलि चढ़ाएंगे. ये पुलिस की, राजनेता की क्रूर मानसिकता अराजकता नहीं तो क्या है? क्या इसलिए महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, मंगल पांडे जैसे लाखों शहीदों ने कुर्बानी देकर भारत को आजाद कराया? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए. जो आम आदमी सर्वोपरि है, उसे आजादी से जीने का हक मिले, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया. आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है. आज उद्योगपति के कुकृत्यों और गैर कानूनी काम को छिपाने के लिए पुलिस और राजनेता मिलकर भ्रष्टाचार करके मेरी इस लड़ाई को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इसलिए इन्होंने कितने पुलिस आयुक्त, कितने डीसीपी, कितने सीनियर पीआई, कितने और सारे पुलिस कर्मचारियों का कीमती वक्त बर्बाद किया है, कर रहे हैं. वह भी पुलिस की संख्या के बारे में अभी अभी ये कड़वा सच सामने आया है. उसका उदाहरण, मुंबई की जनसंख्या 1.5 करोड़ है और पुलिस 46,000 है. उसमें से 60% 27,600 पुलिस वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए, बाकी बचे 40% पुलिस. उसमें से 30% पुलिस मुझ जैसे अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को दबाने के लिए इस्तेमाल होती है और लगातार जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन करने वालों को दबाने के लिए होती है. तो बची हुई 10% पुलिस 1.5 करोड़ जनता को क्या सुरक्षा प्रदान कर सकती है? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं. यही हाल पूरे देश में है. कैसे होगा आम आदमी सुरक्षित? श्रीमान अन्ना जी के आंदोलन से देश में एक नई जान फूंक दी. हमें ये लगने लगा कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है. भ्रष्टाचार और अराजकता के वृक्ष को समूल उखाड़ देने का वक्त आ गया है. मेरी उम्मीदों में नई कोपले फूट पड़ी. मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया. मुझ में लड़ने की एक नई ऊर्जा का संचार हो गया. लड़ाई एक की नहीं, पूरे देश की है. दुर्घटना घटने के बाद सभी माध्यमों से आवाज उठता है, मेरी लड़ाई दुर्घटना न घटे इसलिए है. मैं इस लड़ाई को सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ. पेड मीडिया भ्रष्ट हो चुका है, वह भी चंद उद्योगपति राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है. मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जन जागरण फैलाकर सामाजिक दबाव से इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहता हूं, ताकि पुलिस, प्रशासन और राजनेता अपनी ऊर्जा और अधिकारों का उपयोग सही तरीके से कर सके. उससे आम आदमी को सुरक्षा मिले, ताकि आम आदमी की बहन बेटियों पर बलात्कार या हत्या
ना हो, आतंकवादी हमले होकर हत्याकांड ना हो, भोपाल दुर्घटना से भी भीषण दूसरी दुर्घटना होकर नरसंहार ना हो, क्रूर मानसिकता को समूल उखाड़ देने को, भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन करने को मैं देश की युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूँ कि इस प्रशस्त मार्ग पर जिस तरह चाहे परोक्ष या अपरोक्ष मार्ग से अपना योगदान दे।